यहीं पर पहले एरिया 51 था। अमेरिका का सबसे बदनाम सैनिक ठिकाना। कई दशक तक चश्मदीदों ने इस इलाके में इस ठिकाने के ऊपर मंडराते कई बड़े अनोखे यान देखे थे। वो जगह जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ बेहद गोपनीय प्रयोग किए जाते थे, परग्रही टेक्नोलॉजी से जुड़े। कहते हैं एरिया 51 में परग्रही टेक्नोलॉजी थी। लेकिन क्या उसका राज खुल जाने के बाद भी एरिया 51 कारगर है? जमीन के नीचे बना विस्तार नवाडा से लेकर यूटा तक गया है, या कुछ और खुफिया ठिकाने बना लिए गए हैं जहां परग्रही भविष्य की तैयारियां चल रही हैं? सवाल है, एरिया 52, 53 और 54 कहां है? एरिया 52। लैंगली वर्जीनिया, 15 अगस्त 2013। कई दशक की गोपनीयता, इनकार और मामले को दबे रखने के बाद CIA ने वो दस्तावेज आम कर दिए जिनमें एक अति गोपनीय सैनिक ठिकाने की चर्चा थी, एरिया 51 की। ये एक ऐतिहासिक घोषणा थी। आखिरकार कई साल से UFO कम्युनिटी और संदेहवादी विद्वान जिन अफवाहों के सच होने का दावा कर रहे थे, उनकी पुष्टि हो चुकी थी। फेडरल सरकार को एरिया 51 के अस्तित्व के बारे में कबूल करने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक याचिका दायर की गई थी और अंत में उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि सबको एरिया 51 के वजूद की जानकारी है। 1955 से ही ये अति गोपनीय सैनिक ठिकाना दक्षिणी नेवाडा के दूर दराज के रेगिस्तान में मौजूद था। सेना की सबसे गुप्त परियोजनाओं का केंद्र, बात चाहे U-2 स्पाई प्लेन की हो या F-117 स्टेल्थ फाइटर की। लेकिन बहुत से लोग ये भी मानते थे कि एरिया 51 के सबसे स्याह कोनों में एक बड़ा ही गहरा राज छिपा है, परग्रही संपर्क से जुड़ा। इस बात को स्वीकार करना जरूरी था कि एरिया 51 वास्तव में है, मगर बहुत से लोग अब ये भी मानने लगे थे कि सरकार जल्द ही ये भी बता देगी कि हादसे का शिकार बने UFO से मिली परग्रही टेक्नोलॉजी से जुड़ी अफवाहें बिल्कुल सही हैं, मगर सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। हमें सिर्फ उतनी ही जानकारी दी गई थी जिनके बारे में हमने पूछा था, उसके अलावा कुछ और नहीं बताया गया। और सरकार आज भी ये छिपा रही है कि एरिया 51 में असल में हो क्या रहा था। कई साल तक उन लोगों ने कई दावे किए जो एरिया 51 से जुड़े हुए थे, और उन्होंने जर्नलिस्ट्स और ये मामला उठाने वाले लोगों से बातचीत में बड़े साफ तौर पर कहा था कि एरिया 51 में परग्रही टेक्नोलॉजी है। दरअसल थियरी ये थी कि उन लोगों ने प्रपल्शन एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, फिजिसिस्ट्स वगैरह को परग्रही प्रपल्शन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने को कहा था, क्योंकि वो हमारी टेक्नोलॉजी से कहीं उन्नत थी और ये काम एरिया 51 में हो रहा था। हमने तो ये भी सुना था कि उस बेस के आसपास परग्रही अंतरिक्ष यान थे जिनका परीक्षण किया जा रहा था और वो एरिया 51 से उड़ रहे थे। क्या एरिया 51 में काम कर रहे वैज्ञानिकों ने न सिर्फ एक परग्रही यान का अध्ययन किया, बल्कि उसे बड़ी सफलता के साथ रिवर्स इंजीनियर भी कर लिया था? 30 साल तक लोग उसके आसपास हाथों में दूरबीन और टेलीस्कोप्स लेकर जाते रहे। उन्होंने वहां एंगुलर मोशंस या जिगजैग मोशंस में घूमती चमकदार चीजों को देखा, और वो सब उन चीजों से बिल्कुल अलग थीं जो हमने आज तक देखा है, और वो प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल अलग लग रही थी। अगर अमेरिका की सरकार एरिया 51 में अपनी सबसे गुप्त सैनिक रिसर्च कर रही थी, और अगर उसने कई दशक तक परग्रही संपर्क से जुड़े सबूतों को छिपाए रखा, तो अब वो ठिकाना कितना गुप्त रह गया है? सब ये जान चुके हैं कि ये वही है और वहां किस तरह का काम होता है। तो क्या अब एरिया 51 सेना के लिए उतने काम का नहीं रह गया? जवाबों की तलाश में एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट जॉर्जियो सुकुलोस गए हेंडरसन, नेवाडा।
हेलो। हेलो। यहाँ वो टीडी बार्न्स से मिलने आए हैं, जो एक पूर्व इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और सेना की गुप्त परियोजनाओं पर एरिया 51 में 40 साल से ज्यादा समय तक काम कर चुके हैं। जरा ये देखिए, मैं अपनी बीवी को 2009 में वहाँ ले गया था। तब उसे पता लगा कि मैं कहाँ और क्या काम अच्छा, करता था। 2009 में आपने यहाँ काम करना कब शुरू किया? मैं 1960 से काम कर रहा था। मतलब करीब 50 साल तक आपने ये राज अपनी पत्नी से हाँ, भी उसे छिपाया। कुछ पता नहीं था। और आप यहाँ काम क्या कर रहे थे? रेडा इलेक्ट्रॉनिक्स का, ज्यादातर सोवियत। अच्छा, मान लीजिए कि एक यूएफओ हादसे का शिकार होता है और वो आपको मिल जाता है, क्या हम उसकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। 1980s में भी हम कर रहे थे और तब हमारे पास रॉड्स फ्रॉम गॉड थे, जिन्हें हम अंतरिक्ष में एक कक्षा में भेजते थे। वो बड़े मामूली से रॉड्स थे और वो जिस स्पीड से पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर आते, उससे वो बड़ी आसानी से बंकर्स वगैरह को पार कर लेते। वाओ। और इसके पीछे के मकसद की वजह से ये खुफिया अंतरिक्ष कार्यक्रम था। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई और खुफिया अंतरिक्ष कार्यक्रम आज भी चल रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से तो जरूर चल रहा होगा, बल्कि काफी व्यापक भी हो गया होगा। हमने उस वक्त जो किया उसे वो आज इस्तेमाल कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के मामले में ये एक लंबी छलांग होगी। बढ़िया। एक बात बताइए, जब आप वहाँ काम कर रहे थे तब आपने आसमान में कोई अजीब सी चीज देखी थी? हाँ, ऐसे प्लेन्स देखे थे जो किसी ने कभी नहीं देखे। उनमें विंग्स नहीं थे, वो उड़ते बाथटब जैसे थे, जैसे आसमान में उड़ती कोई तश्तरी। आज जब आप ये पढ़ते हैं कि कोई कंपनी एक वॉर्प ड्राइव या एंटी मैटर प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि वो कंपनी कामयाब हो जाएगी? बिल्कुल, हमने भी कोशिश की थी। हमने कई तरह के प्रोपल्शन मटेरियल्स आजमाए, एंटी ग्रेविटी। हमने उन क्षेत्रों में भी काफी उन्नति की थी जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते थे। क्या बात है। अगर टीडी बार्न्स की ये बात सही है कि सेना ने बड़ी कामयाबी से एंटी ग्रेविटी और उड़न तश्तरियों की टेक्नोलॉजी को एरिया 51 में रिवर्स इंजीनियर कर लिया था, तो अब वो क्या कर रहे हैं? और अगर वो आज भी सरकार की अत्यंत गुप्त और बड़ी ही खुफिया प्रयोगशाला के रूप में काम कर रही है, तो फिर सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार क्यों किया, वो भी दशकों तक चुप रहने के बाद? एक संभावना तो ये हो सकती है कि एरिया 51 के बारे में स्वीकार करने के बाद असली काम कहीं और शुरू कर दिया गया हो। ये भी कह सकते हैं कि CIA और सरकार को लगा होगा कि अब उसके बारे में लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि वहां के असली राज कहीं और भेज दिए गए थे। अब सवाल ये नहीं है कि आज एरिया 51 में क्या हो रहा है, बल्कि ये है कि एरिया 52, 53 और 54 में क्या हो रहा है। एरिया 52, 53 और 54, क्या सचमुच कई और ऐसे खुफिया ठिकाने हो सकते हैं जहां सरकार आज भी अपना अध्ययन जारी रखे हुए है और परग्रही टेक्नोलॉजी की नकल कर रही है? एक बहुत बड़ी जगह पर ढेर सारे लोगों का रिसर्च करना अच्छी सोच नहीं है, क्योंकि उस जगह को आम लोगों की नजरों से छिपाना मुश्किल होगा। इसलिए ये जरूरी था कि एरिया 51 जैसी कोई एक जगह हो जहां वो परग्रही यानों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकें। लेकिन अब ये तरीका भी उतना कारगर नहीं लगता। अगर मैं ये काम करता तो मैं इस टेक्नोलॉजी को देश भर में फैला देता। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व को इसलिए स्वीकार कर लिया कि वो इसका इस्तेमाल एक झांसे के तौर पर करना चाहती थी, एक ऐसी जगह जो लोगों का ध्यान खींचे और असली बड़े काम अमेरिका के दूसरे ठिकानों पर किए जाएं। मैं तो यही मानता हूं कि एरिया 51 के बारे में सरकार का कबूल करना एक झांसा है। असल में उसने जमीन के नीचे कई बहुत बड़ी फैसिलिटीज बना ली हैं और इस तरह से सरकार जिन खास चीजों को आम लोगों से छिपाना चाहती है, उन्हें पलक झपकते ही ऐसे खुफिया ठिकानों पर पहुंचा देती है। आम जनता तो वही देखने में लगी है कि एरिया 51 में क्या चल रहा है। तो क्या सरकार ने परग्रही टेक्नोलॉजी से जुड़ी अपनी रिसर्च को देश भर में बनी कुछ दूसरी खुफिया जगहों पर पहुंचा दिया है? शायद इससे जुड़े जवाब हमें सुरंग खोदने के उस बड़े अभियान से जुड़ी रिपोर्ट्स से मिले जो आजकल नेवाडा रेगिस्तान में चल रहा है। रेचल, नेवाडा, 17 मार्च 2018।
एरिया 51 के दायरे के ठीक बाहर जॉर्जियो सुकलोस मिले रिसर्चर वुल्फ मैकैरन और माइनिंग एक्सपर्ट क्रिस्टियन ग्रेनोव से। वो यहाँ खोदी जा रही सुरंगों के एक नेटवर्क की तहकीकात करने आए हैं, क्योंकि चर्चा है कि एरिया 51 के नीचे वो सुरंगें खोदी जा रही हैं। ये कमाल का है ना? वुल्फ और क्रिश्चियन मानते हैं कि ये जगह टेम्प्यूट माइन नेवाडा की उन पुरानी खदानों में से एक है जिसका इस्तेमाल एरिया 51 में चल रहे काम को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जमीन के नीचे। मैं एरिया 51 से करीब 150 किलोमीटर दूर यहाँ उत्तर में खुदाई कर रहा था और मैं ये काम 1992 से ही कर रहा हूँ। मेरा अपना एक गोल्ड फील्ड भी है। मैं एक माहिर माइनर हूँ। मैं सच का पता लगा लूंगा। तो आप हमें एरिया 51 के बारे में क्या बता सकते हैं? एरिया 51 आज हम गूगल इमेजरी पर जो देखते हैं वो 50s, 60s और 70s के हैं। उसके बाद वो सब जमीन के नीचे चले गए। सब कुछ जमीन के नीचे होने लगा। आपको एक माइनर के तौर पर ऐसे क्या सबूत मिले हैं जिनसे आपकी इस बात की पुष्टि होती हो? लोग यही पूछते हैं कि अगर सरकार नीचे खुदाई करवा रही है तो मिट्टी कहाँ जा रही है? सारी मिट्टी आसपास के खदानों में जा रही है और वो पहाड़ों पर ही ब्लीचिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर मिट्टी जमा कर रहे हैं। जब वो किसी ऊंचे पहाड़ पर ही ब्लीचिंग कर देंगे तो फिर नीचे क्या बचेगा? क्या आप बताएंगे कि हीप लीचिंग का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसा तरीका है जिससे ओर का एक सैकड़ों फुट ऊंचा पहाड़ बना लिया जाता है और उसमें हर 2 फुट पर पाइप लगे होते हैं जो उसके अंदर मर्क्यूरी और साइनाइड मिलाते हैं और वो बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े कर देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं बचता। अच्छा। हाँ। तो क्या सरकार भी टेम्प्यूट खदान में हीप लीचिंग कर रही है ताकि वहां चल रही खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को हटाया जा सके? और अगर ऐसा है तो सरकार ने इतने बड़े काम को स्थानीय खनिकों की संदेह भरी नजरों से बचकर आखिर कैसे कर लिया? यहाँ की खदानों में सोना, चांदी और लेड है। ऐसे में अगर किसी को और मिल जाए तो वो कुछ नहीं पूछता। इसे हश अप मनी कहते हैं और सच कहूँ तो मैंने भी ये हश अप बहुत देखा है। हश अप का मतलब क्या हुआ? हश अप का मतलब एरिया 51 और उसकी सुरंगों के बारे में चुप रहना। अब एक बात तो साफ है कि लोगों का जमीन के नीचे जाने का असली मकसद ये था कि अगर वहां कोई प्रयोग चल रहा हो तो कोई उसमें दखल न दे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो क्या अमेरिकन सेना एरिया 51 के आसपास अपने ऑपरेशंस बढ़ा रही है? आगे की तरफ नहीं, नीचे की तरफ, ताकि उसका ये अति गुप्त काम अब पहले से भी अधिक गुप्त रहे। मैंने अभी तक जो रिसर्च की है उसके आधार पर तो मुझे यही लगता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा, बल्कि आप कह सकते हैं कि जमीन के नीचे बेसेस और सुरंगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उन्होंने इसकी शुरुआत असल में किसी परमाणु हमले से बचने के लिए की थी, क्योंकि सोवियत यूनियन परमाणु हमला कर सकता था और उससे बचने के लिए वो जमीन के नीचे चले गए। अब वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि एरिया 51 में आज जो कुछ भी हो रहा है वो तो एक बहुत बड़े खेल का एक छोटा सा अंश भर है। ये भी सरकार की कई खुफिया फैसिलिटीज में से एक है और वो सभी जमीन के नीचे चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन्स के एक नेटवर्क से जुड़े हैं। माना जाता है कि जमीन के नीचे चलने वाली ट्रेन सिस्टम का केंद्र कोलोराडो स्प्रिंग्स में शायान पहाड़ है। इस पहाड़ को अमेरिकन सेना ने खोखला कर दिया है। ये नोरैड सेंट्रल कमांड के तहत आता है। वो ट्रेन कोलोराडो स्प्रिंग्स के शायान पहाड़ों से न्यू मैक्सिको के डल्सी तक जाती है और कहा जाता है कि वहाँ जमीन के नीचे परग्रहियों का एक बेस है। वहाँ से वो न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस और फिर अल्बाकर्की और रॉसवेल से होती हुई नेवाडा के एरिया 51 तक जाती है। ये सारे के सारे मिलिट्री बेसेस जमीन के नीचे बने एक खुफिया सबवे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जो लोग एरिया 51 को देखते हैं वो डल्सी पर ध्यान नहीं देते। न्यू मैक्सिको का डल्सी अपाची रिजर्वेशन में है। ये एक अलग सत्ता है और ये अपाची नेशन का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि हम वहां नहीं जा सकते। डल्सी शहर के उत्तर में एक चोटी है जिसका नाम है अर्चुलेटा पीक। डल्सी में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने पहाड़ पर आते जाते यूएफओस को देखा है।
अमेरिकन सरकार कहती है कि वहाँ कुछ नहीं है, उसका कोई मिलिट्री बेस नहीं है, ना ही जमीन के नीचे कोई ट्रेन नेटवर्क है। फिर भी वहाँ रहने वाले लोग ये बताते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। इसकी हालत भी एरिया 51 जैसी ही है, जिसके बारे में सरकार बताती है कि वहाँ कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन रिसर्चर्स कई दशक से उसके बारे में जानते थे कि वहाँ क्या चल रहा है। शायद एक दिन डल्सी के बारे में सरकार यही कहे कि हाँ, वहाँ कुछ हो रहा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार की कई बड़ी ही गुप्त प्रयोगशालाएं हैं जहां परग्रही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जा रहे हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस मानते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं। उनका कहना है कि इससे जुड़े सबूत अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में नहीं बल्कि आगे पूर्व में मौजूद हैं। उनका कहना है कि एक संस्थान में कई दशक से परग्रही जीवों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है और ये जगह उस जगह के बहुत करीब है जहां से इंसान ने आसमान में उड़ने की पहली कोशिश की थी। डेटन, ओहायो। यहां उन्हीं मैदानों में जहां वेल्बर और ऑरवेल राइट ने इंसानों को उड़ान की दुनिया में पहुंचाया था, मौजूद है राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस, अमेरिकन सेना का एक सबसे बड़ा ठिकाना जिसे काफी सरकारी मदद मिलती है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर एक ही जगह काफी काम चल रहा है, जैसे मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, बैक इंजीनियरिंग और बायोलॉजिकल जीवों पर अध्ययन। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस मानते हैं कि राइट पैटरसन या राइट पैट, जो इसका प्रचलित नाम है, कई दशकों से परग्रही जीवों की जांच पड़ताल और उनसे जुड़े प्रयोगों का केंद्र रहा है। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि ये सामरिक रूप से एरिया 51 से भी ज्यादा अहम है। बड़े लंबे समय से इस बात की चर्चा है कि राइट पैट में कई परग्रही जीव हैं और इससे जुड़ी कई कहानियां भी हैं। इस बात के भी दावे किए जाते हैं कि यहाँ जमीन के नीचे अनजान एरियल व्हीकल्स या यूएफओज रखे हुए हैं। 14 जून 1947 को एक अनजान यान न्यू मैक्सिको में रॉसवेल शहर के बाहरी इलाके में दुर्घटना का शिकार हो गया। चश्मदीदों का कहना था कि वो एक उड़न तश्तरी जैसा लग रहा था और उसके मलबे से जो लाशें मिली थीं, वो इस दुनिया के जीवों की तो बिल्कुल नहीं थीं। कुछ ही दिनों में यह घटना रॉसवेल हादसे के नाम से मशहूर हो गई और इसने दुनिया के लाखों लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन इसके साथ जहां अमेरिका की दिलचस्पी उड़न तश्तरियों में बढ़ी, वहीं इसके साथ साथ सरकार ने ऐसे मामलों को छिपाने की कोशिशें भी शुरू कर दी। रॉसवेल बेस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, मगर कुछ घंटे बाद ही वो उससे मुकर भी गया। कहा कि माफ करना दोस्तों, वो असल में एक वेदर बलून था और हमारे खुफिया अधिकारियों को पता नहीं लगा कि वो असल में क्या है। मगर अब हमें एफबीआई के उस मेमो से सच का पता लग गया है जो एनालिसिस के लिए राइट फील्ड में लाया गया था। वो असल में एक पक्का सबूत है। जाहिर है राइट फील्ड में किसी बलून के पार्ट्स की एनालिसिस तो की नहीं जाएगी, वो तो मुमकिन ही नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1947 में जब रॉसवेल क्रैश हुआ था, तब नेवाडा में एरिया 51 नहीं था। सच तो ये है कि तब ये काम एक अहम एयरफोर्स हेडक्वार्टर करता था और हादसे का शिकार बने यान की चीजों और उससे मिली लाशों को डेटन, ओहायो के राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में लाया गया। उस मलबे को राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में इसलिए भेजा गया क्योंकि उस वक्त ये एयरफोर्स की विदेशी टेक्नोलॉजी डिवीजन का केंद्र था और उस डिवीजन में विदेशी यानों, विदेशी टेक्नोलॉजीज और ऐसी चीजों का अध्ययन किया जाता था। जाहिर है परग्रही यानों, हादसे का शिकार बने अंतरिक्ष यानों और इस तरह की दूसरी चीजों को अध्ययन के लिए इसी विदेशी टेक्नोलॉजी डिवीजन में भेजा गया होगा। क्या ये कहा जा सकता है कि राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में आज भी न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान से 70 साल पहले मिले यान के अवशेष होंगे? और अगर ऐसा है तो क्या उनकी एक उड़न तश्तरी बनाने की कोशिश सफल हो गई थी? आज भी पिछले कुछ वर्षों में डेटन इलाके में काफी यूएफओ नजर आए हैं। उस इलाके में रहने वाले चश्मदीदों का कहना है कि राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस के ऊपर तो उन्हें दिन में भी आसमान में मंडराते अजीबोगरीब यान नजर आते हैं। इस बात की पूरी संभावना है क्योंकि ये भी सच है कि जब वो यूएफओज नजर आते हैं तो हमारा कोई भी जेट उनकी जांच पड़ताल करने नहीं जाता। शायद इसलिए कि वो हमारे ही रिवर्स इंजीनियर्ड क्राफ्ट हों।
लेकिन अगर हाल ही में राइट पैटरसन के ऊपर नजर आई उड़न तश्तरियां वास्तव में इंसान की बनाई हैं, तो क्या इसे इस बात का सबूत नहीं माना जा सकता कि रॉसवेल के पास हादसे का शिकार हुई उड़न तश्तरी को ही रिवर्स इंजीनियर किया गया है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो इसे सही मानते हैं और अपने दावे के समर्थन में वो उन 2 उड़न तश्तरियों की अति गोपनीय जांच की बात करते हैं जो राइट पैटरसन में प्रोजेक्ट साइन और प्रोजेक्ट ब्लू बुक के नाम से हुई थी। राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस एक वक्त प्रोजेक्ट साइन और प्रोजेक्ट ब्लू बुक का केंद्र था। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का एक ही काम था, पहला अंतरिक्ष से आने वाले अनजान यानों की स्टडी करना और दूसरा उनका वर्गीकरण करना। प्रोजेक्ट साइन की शुरुआत तब हुई थी जब 1947 में और रॉसवेल क्रैश के बाद अमेरिका में लगातार उड़न तश्तरियां नजर आने लगी थीं। साइन में उन घटनाओं की आम जनता ही नहीं, सेना और इस तरह की चीजें देखने वाले पायलट्स या इन चीजों पर नजर रखने वाले रेडार ऑपरेटर से कोई रिपोर्ट मिलने पर उसकी रिसर्च और तहकीकात की जाती थी। ये अमेरिकन सरकार का आधिकारिक यूएफओ प्रोग्राम था। एयरफोर्स ने करीब 22 साल तक यूएफओ इन्वेस्टिगेशन की थी और वो पूरी जांच फॉरेन टेक्नोलॉजी डिवीजन में रखी थी। ब्लू बुक सबसे मशहूर और सबसे लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट था। उसके तहत विदेशी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हादसे का शिकार बने यान के मलबे की जांच भी की जाती और फिर उनके पास इस बेस में माहिर टेक्निकल एक्सपर्ट भी थे। 1969 में 12,000 से ज्यादा उड़न तश्तरियों को देखने की घटनाओं का अध्ययन करने के बाद प्रोजेक्ट ब्लू बुक को बंद कर दिया गया। उनमें से ज्यादातर मामलों को अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले स्पाई प्लेन्स या कुदरती घटना कहा गया, जबकि तब भी करीब 700 अज्ञात मामले बचे हुए थे। हालांकि अमेरिकन एयरफोर्स आज भी यही कहती है कि परग्रही यानों के पृथ्वी पर आने के ठोस प्रमाण कभी मिले ही नहीं, मगर राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में काम करने वाले रे शिमांस्की जैसे पूर्व कर्मचारी बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। मैंने जनवरी 1973 में राइट पैटरसन में काम करना शुरू किया था और करीब 38 साल 9 महीने काम करने के बाद मैं वहां से रिटायर हुआ। मैंने करीब अपना पूरा करियर एयरफोर्स रिसर्च लैब्स में ही बिताया था और वहां मैंने एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की थी। वहां काम के पहले ही दिन मुझे मेरे मेंटोर मिले जिनका नाम कॉर्वेट एल था। वो एक जनरल या एडमिरल के पद के बराबर का पद था। उन्होंने मुझसे कहा, चलो यहाँ का हैंगर दिखाता हूँ। अचानक वो रुक गए और मेरी तरफ पलटकर पूछा, तुमने कभी परग्रही जीवों को देखा है? मैंने कहा, क्या? उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बेस में कुछ परग्रही जीव हैं। मैंने कहा, वाकई? तब उन्होंने कहा कि हाँ, वेस्ट में एक हादसा हुआ था और वहां से उनकी लाशें और मशीन यहाँ ले आई गई थी। उन्होंने मशीन ही कहा था। उन्हें राइट पैटरसन में लाया गया था और यहाँ उनकी जांच पड़ताल चल रही थी। हैंगर 18 राइट फील्ड का रहस्यमय हैंगर था और हमारे पास कई ऐसे चश्मदीद हैं जिन्हें हैंगर 18 में ले जाया गया था, जैसे कि लेफ्टिनेंट कर्नल मैरियन मैग्रूडर, जो अमेरिका के मरीन कोर में एक फाइटर पायलट थे और उन्होंने परग्रही टेक्नोलॉजी को देखा था। सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक जीवित परग्रही को भी देखा जो दिखने में इंसानों जैसा ही था, लेकिन उसका सिर बहुत बड़ा था और हाथ भी इंसानों से ज्यादा लंबे थे और वो लहराता हुआ चलता था। उस ह्यूमनॉइड ने टेलीपैथी के जरिए मैग्रूडर से बात की। आर्मी और एयरफोर्स के साथ साथ पेंटागन में मौजूद दूसरे बड़े आला अधिकारी भी इस बात से हैरान थे कि ऐसे जीव भी थे जो बिना कुछ बोले ही बातचीत कर सकते थे। और इसके बाद साइकोकिनेसिस, साइकिक प्रोजेक्शन, थॉट प्रोजेक्शन पर प्रयोगों का सिलसिला शुरू हो गया। अगर मैग्रूडर की बात सही है और अमेरिकन सेना कभी अपने वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए जीवित परग्रहियों का इस्तेमाल कर रही थी, तो ये सवाल उठता है कि प्रयोग आखिर कहां चल रहे थे? क्या राइट पैटरसन में, एरिया 51 में, या वो किसी और दूसरी जगह पर किए जा रहे थे? और क्या आज भी वैसे प्रयोग हो रहे हैं? लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। यहां द्वीप के पूर्वी छोर पर मॉन्टॉक एयरफोर्स स्टेशन के अवशेष मौजूद हैं। असल में इसकी शुरुआत 1917 में एक नेवल बेस के तौर पर हुई थी, क्योंकि ये जगह सुरक्षा के लिहाज से अच्छी थी और मॉन्टॉक इंस्टॉलेशन ने पूर्वी किनारे की कई दशक तक पनडुब्बियों और बम गिराने वाले विमानों से रक्षा की और फिर 1981 में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन आवाज उठाने वाले कई लोगों के मुताबिक इस बेस के नीचे एक खुफिया प्रयोगशाला थी जहां शायद आज भी काम चल रहा है।
शायद ये एक परफेक्ट कवर और एक खुफिया ऑपरेशन था और इस एयरफोर्स स्टेशन में ऊपर ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जमीन के नीचे बने एक बेस में बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रयोग कई लेवल्स पर चल रहा था। वहां काम करने वाले जिन लोगों ने उसके बारे में बताया, उनमें से कोई भी वहां तक जमीन के ऊपर बनी किसी जगह से नहीं गया था। वो ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरीज में जाते और वहां से एक ट्रेन में जमीन के नीचे मॉन्टॉक तक जाते थे, जिससे ऊपर काम करने वालों को पता भी नहीं लगता कि नीचे क्या चल रहा है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस मानते हैं कि मॉन्टॉक भी एरिया 51 और राइट पैटरसन जैसा ही था, एक ऐसी जगह जहां अमेरिकन सेना कई अलग अलग प्रयोग कर रही थी और उनमें से ज्यादातर में उसे परग्रही टेक्नोलॉजी की मदद मिल रही थी। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनमें से कई प्रयोगों में इंसान भी एक बड़े विवादित रिसर्च प्रोग्राम में शामिल हुए थे, जिसे मॉन्टॉक प्रोजेक्ट कहते हैं। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट में क्या हो रहा था, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हमें तो बिल्कुल सही लगती हैं, क्योंकि हमारे पास अब उससे जुड़े कई दस्तावेज हैं जिन्हें MK अल्ट्रा कहते हैं। MK अल्ट्रा एक ऐसा प्रोग्राम था जिसे CIA और अमेरिकन सेना चला रही थी और उसका मकसद था माइंड कंट्रोल की टेक्निक को साधना। मगर कई लोग ये भी कहते हैं कि मॉन्टॉक में कई और टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा था, जैसे कि रिमोट इन्फ्लुएंसिंग, जिसका मतलब है कि आप अपने दिमाग की शक्ति से किसी के भी व्यवहार पर असर डाल सकते हैं। जाहिर है इस तरह की टेक्निक्स सेना के लिए बेहद कारगर थीं और इसी वजह से तब उनके ऊपर काम भी हो रहा था। ये एक ऐसा काम था जो सेना की आम सोच से बिल्कुल ही अलग था। उसके जरिए बेहतर गन्स, बेहतर गोलियां या बेहतर प्लेन्स नहीं बनाए जा रहे थे, बल्कि ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें अलग अलग टेक्निक्स से इंसान की सोच को बदलने की कोशिश की जाती थी। माइंड कंट्रोल, रिमोट थॉट मैनिपुलेशन। अगर अमेरिकन सेना को सचमुच लगता था कि इस तरह की अद्भुत शक्ति हासिल की जा सकती है, तो क्या उसे ये सोच परग्रही जीवों से मिली थी? हो सकता है कि ये रॉसवेल हादसे में मिली टेक्नोलॉजी से भी उनके दिमाग में आई हो। मॉन्टॉक से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वो उन टेक्नोलॉजी से काम कर रहे थे जो उनके पास थी, क्योंकि वो हमें उन जीवों से मिली जो इंसान नहीं थे, और क्या वो हमें उनसे इस तरह के प्रयोग के लिए किसी सहयोग या डील के तहत मिली? मॉन्टॉक में एक चीज बड़ी खास थी, मॉन्टॉक चेयर। उसमें कुछ तार जुड़े थे या उस कुर्सी से कोई परग्रही टेक्नोलॉजी जुड़ी थी जो उसके ऊपर बैठने वाले की सोच और उसकी साइकिक कैपेबिलिटीज के सहारे असलियत को किसी न किसी रूप में बदल देती थी। सब्जेक्ट उस कुर्सी पर बैठ जाता था और कुर्सी उसकी सोच को फिजिकल रियलिटी में बदल देती थी, और उसमें टेलीकिनेसिस और रिमोट व्यूइंग भी शामिल थी। ऐसे ही एक प्रयोग में उन्होंने सबसे पहले एक ग्लास या बॉल को प्रभावित करने की कोशिश की, एक बड़े ही मामूली से इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट जो भी सोच रहा था वो फिजिकल रियलिटी बनने वाली थी और फिर ये एक बेहतरीन साइकिक एबिलिटी में बदल जाती। कहते हैं कि वो एक से दूसरी जगह तक टेलीपोर्ट कर सकते थे। कई रिसर्चर्स और एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट मानते हैं कि मॉन्टॉक चेयर और उसकी दिमाग पर असर डालने वाली खूबी काफी हद तक उस कुर्सी से मिलती जुलती है जो फैरो के जमाने की थी, पटाह का सिंहासन। पटा प्राचीन मिस्र के बड़े देवताओं में से एक थे। वो बाकी सभी देवताओं से पहले आए थे। उन्होंने पृथ्वी और इंसानों की रचना की। दूसरे देवताओं से अलग पटा ने सिर्फ अपनी सोच से दुनिया बनाई थी। वो पहले सोचते, महसूस करते और फिर वो चीज बन जाती थी। पटा को एक सिंहासन पर बैठा दिखाया जाता था और कहते हैं कि वही वो सेंटर पॉइंट था जिससे उनकी सोच किसी चीज की रचना करती थी। कमाल की बात तो ये थी कि उस सिंहासन में पंख लगे थे और उन पंखों की बदौलत सिंहासन उड़ सकता था। उसे उड़ने वाला सिंहासन कहा जाता था। जब हम मॉन्टॉक चेयर की तुलना पटा के उस उड़ने वाले सिंहासन से करते हैं तो सवाल उठता है
कि क्या सेना ने उस परग्रही टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर कर लिया था जिसका इस्तेमाल हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र में हो रहा था? क्या प्राचीन मिस्र के उस देवता और उनके उड़ने वाले सिंहासन की बात सही है? और क्या मॉन्टॉक मिलिट्री बेस में मौजूद सोच बदलने वाली कुर्सी से उसका कोई रिश्ता है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस मानते हैं कि हाँ, रिश्ता है, और अमेरिकन सरकार न सिर्फ कई दशक से एक परग्रही टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश कर रही है, बल्कि मॉन्टॉक में आज भी ये काम जारी है। कई लोगों ने दावा किया कि वो इन मॉन्टॉक एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा रहे हैं। उनका कहना था कि वो एक खास कुर्सी पर बैठे थे, और कहा जाता है कि आज भी मॉन्टॉक बेस में जमीन के नीचे काफी काम हो रहा है। तो क्या ईस्टर्न लॉन्ग आइलैंड में मौजूद ये वीरान पड़ा सैनिक ठिकाना आज भी खुफिया तौर पर काम कर रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या मॉन्टॉक भी सरकार की उन प्रयोगशालाओं और फैक्ट्रीज के उस विशाल नेटवर्क का ही एक अंग है जहां परग्रही टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, और उनका मानना है कि ऐसा ही एक और बेहद सुरक्षित ठिकाना है जो इस बात का सबूत है कि वहां न सिर्फ परग्रही टेक्नोलॉजी का परीक्षण हो रहा है, बल्कि उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। वॉशिंगटन डीसी, 16 दिसंबर 2017। उड़न तश्तरी समुदाय में करीब एक दशक तक अंदाजे लगाए जाने के बाद पेंटागन के अधिकारियों ने आखिरकार मान लिया कि एक बहुत ही खुफिया यूएफओ रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, और उसका नाम था एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम या एटिप, जिसे कांग्रेस ने 2007 में नेवाडा के सेनेटर हैरी रीड की मदद से आर्थिक सहायता दी थी। दरअसल एटिप प्रोग्राम की सबसे अलग बात यह थी कि उसमें एक प्राइवेट कंपनी बिगलो एरोस्पेस शामिल थी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, और सरकार पहले इस तरह के अपने सभी अभियानों को गुप्त रखा करती। उसकी सभी रिपोर्ट्स और उससे जुड़ी दूसरी बातों को छिपा कर रखा जाता था। इस तरह से वो प्रोजेक्ट साइन और ब्लू बुक से बिल्कुल अलग था। पेंटागन ने ऑफिशियली इसे 2007 से 2012 तक चलाया, और अब कई कारणों से ऐसा लगने लगा है कि अभी भी न सिर्फ वो प्रोग्राम चल रहा है, बल्कि उस तरह के कई और प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। अब सवाल है कि अमेरिकन सरकार इस तरह की संवेदनशील रिसर्च आखिर सुरक्षित सैनिक ठिकानों से अलग क्यों कर रही है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस मानते हैं कि इसका जवाब स्पष्ट है। इतने सालों के दौरान सरकार ने भी यह जान लिया है कि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पेंटागन के बाहर ले जाया जाए और उसे किसी इंडस्ट्री के हवाले किया जाए, तो वो किस बात को नजरअंदाज कर रहे थे? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। सरकार में जैसे सेना, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, वैज्ञानिक और इंजीनियर्स को फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट से बहुत डर लग रहा था। लोग फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए किसी भी सरकारी कार्यक्रम के बारे में जानकारी मांग सकते थे, जबकि प्राइवेट कंपनीज पर कोई शक नहीं करता और उन्हें फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट से भी कोई डर नहीं था। इसलिए कई बड़ी एरोस्पेस डिफेंस कंपनीज अपनी प्राइवेट फैसिलिटीज में रिसर्च कर रही थीं, और अगर वो नहीं चाहती तो किसी को इसके बारे में बताने की जरूरत भी नहीं थी। अगर हम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के एग्जम्पशंस को देखें, तो एग्जम्पशन नंबर 4 में ट्रेड सीक्रेट्स की बात है, जो दरअसल प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है। जब सरकार ने अपने कुछ यूएफओ प्रोग्राम्स बिगलो एरोस्पेस को दिए, तो उसका असली मकसद था स्क्रूटिनी को और भी मुश्किल बना देना। हमें एटिप प्रोग्राम के प्रोग्राम मैनेजर लुइस एलिजोंडो ने बताया कि उन्हें अमेरिकी सेना से जुड़े कई बड़े ही चौंकाने वाले यूएफओ केसेस मिले हैं। उनका कहना था कि वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से परे की चीज थी। देख रहे हो उसे देखो जरा, वो घूम रहा है। एटिप प्रोग्राम के स्रोतों के मुताबिक सरकार खुफिया तरीकों से उन जगहों से मटेरियल्स जमा करती है जहां उड़न तश्तरी हादसे का शिकार होती हैं, और उन्हें मेटा मटेरियल्स कहा जाता है। फिर उन्हें बिगलो एरोस्पेस जैसे सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद से रिवर्स इंजीनियर किया जाता है। मेटा मटेरियल्स इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जिनके आइसोटॉपिक
मैंने भी ऐसे कुछ आर्टिफैक्ट्स पर काम किया था। मैंने कई तरह से उनकी जांच की थी। वो मटेरियल्स जिन चीजों से बने थे उनमें तो कुछ खास नहीं पाया गया, लेकिन उनकी लेयरिंग इस तरह से की गई थी कि उनके कॉन्फ़िगरेशन को समझने में काफी मेहनत करनी पड़ती। सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि जब उन्हें बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखा जाता तब उनमें प्रोपल्शन की खूबी नजर आती। मतलब वो कई बार फील्ड की दिशा में जाते और कई बार उससे दूर भागते। मैंने इसके पहले कोई भी ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक चीज नहीं देखी थी। मेटा मटेरियल्स असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज या विजुअल स्पेक्ट्रम को बदल देते हैं। वो लाइट की दिशा बदल देते हैं क्योंकि वो इस तरह से ही बने होते हैं। वो अकूस्टिक प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं और कल्पना की कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या सरकार आज बाहरी एजेंसीज और कॉन्ट्रैक्टर्स का इतना इस्तेमाल सिर्फ इसलिए तो नहीं कर रही कि वो उड़न तश्तरियों की तहकीकात करने वाले लोगों और एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस को किनारे पर रख सके? और अगर ऐसा है तो क्या एरिया 51 जैसी बेहद खुफिया जगहों पर जमीन के नीचे बनी प्रयोगशालाओं और दूसरे गुप्त सैनिक ठिकानों को भी जल्दी ही बंद कर दिया जाएगा? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा और उनका दावा है कि अब तो पहले से ज्यादा सरकारी साइट्स पर उन परग्रही जीवों पर रिसर्च चलने लगी है। और सच तो यह है कि वो रिसर्च अब सिर्फ अमेरिका या पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। 26 मई 2015 अमेरिकन एयरफोर्स ने घोषणा की कि स्पेसएक्स, जो एक एरोस्पेस कंपनी है और जिसके सीईओ हैं करोड़पति एलॉन मस्क, वो अब सैनिक उपग्रहों के प्रक्षेपण में सहयोग करेगी। इस घोषणा के बाद बहुत से लोग ये अंदाजा लगाने लगे कि कहीं स्पेसएक्स से भविष्य में सेना के कुछ और या शायद ज्यादा खुफिया अंतरिक्ष कार्यक्रम तो नहीं करवाए जाएंगे। 2015 में स्पेसएक्स नाम की एक प्राइवेट कॉरपोरेशन को अमेरिकन सरकार ने मान्यता दी और वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े लॉन्चेस करने की हकदार बन गई। इसका मतलब ये था कि अब एक और प्राइवेट कॉरपोरेशन अंतरिक्ष में सीक्रेट पेलोड्स पहुंचा सकता था। जाहिर है इस तरह सरकार के ऐसे सारे काम अब राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में ही होंगे। क्या ये नहीं हो सकता कि स्पेसएक्स और बिगेलो एरोस्पेस जैसे दूसरे प्राइवेट वेंचर्स कोई ऐसा तरीका ढूंढने में कामयाब हो जाएं जिससे मंगल ग्रह पर भी बस्ती बसाई जा सके? जब से पृथ्वी के उपग्रह और रोवर्स ने उस लाल ग्रह से आंकड़े भेजने शुरू किए हैं, उसके बाद से कई दशक से मंगल ग्रह पर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस की नजरें टिकी हुई हैं। उन्हें वहां से कई तस्वीरें, आकृतियां और ऐसी विसंगतियां मिली हैं जिनसे लगता है कि मंगल ग्रह शायद आज भी परग्रही गतिविधियों का केंद्र है। क्या यह नहीं हो सकता कि अमेरिका के अलावा कई और देशों के पास इस बात के सबूत हो कि इस तरह की बात सही है? क्या यही वजह है कि इंसान आधारित मंगल अभियान चलाए जा रहे हैं और उसमें न सिर्फ सरकार आर्थिक मदद दे रही है बल्कि कई कॉर्पोरेशंस भी अपने कुछ एजेंडाज लेकर काम करने लगी हैं? मैं इस टेक्निक से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इस तरह से खुफिया मसलों और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को बड़ी आसानी से छिपाया जा सकता है। सरकार किसी एक बड़े क्लासिफाइड प्रोजेक्ट पर काम कर सकती है और वो उसे अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। इस तरह से किसी को पता ही नहीं लगता कि पड़ोस वाला क्या कर रहा है और बहुत कम ही लोगों को इसकी पूरी तस्वीर पता होती है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें मैंने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 21 सालों तक काम किया हुआ है। ये भी हो सकता है कि कोई किसी परग्रही टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हो और उसे इसका पता ही ना हो। अब हम एक ऐसी बड़ी ही उन्नत टेक्नोलॉजी हासिल करने की कगार पर हैं जिसके मिलने पर हम न सिर्फ चांद और मंगल ग्रह पर अपनी बस्तियां बसाएंगे बल्कि अंतरिक्ष में भी काफी दूर तक जा सकेंगे। ये मानव सभ्यता का वो अध्याय है जो 1947 में रॉसवेल क्रैश के बाद ही खुल गया था और तभी से अमेरिकी सेना हमें एक ऐसे जीवन के लिए तैयार करने लगी है जिसमें हम परग्रही जीवों के साथ न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि अंतरिक्ष में भी रहेंगे। क्या अमेरिकन सरकार की परग्रही जीवों और उनकी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की कोशिशों से हम एक नए युग में पहुंच पाएंगे?
एक ऐसे युग में जिसमें एरिया 51, राइट पैटरसन, मॉन्टॉक और मंगल ग्रह एक ज्यादा बड़े नेटवर्क में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। एक ऐसा युग जिसमें इंसान सितारों तक जाने का अपना सपना पूरा कर पाएगा। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस मानते हैं कि सरकार के अंदर भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो ये मानती हैं कि हम अभी इन सवालों के जवाब पाने लायक नहीं हुए हैं और सच को बिजली के बाड़ों और सुरक्षा कैमरों के पीछे ही छिपा रहना चाहिए, जानी पहचानी और अनजानी दोनों जगहों पर। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम जो कुछ देख रहे हैं वो शायद सही नहीं है।